हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इल्यूमिनेशन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ परिभाषाएं पढ़ी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ, प्रकाश होता क्या है, ल्यूमिनेस क्या है, प्रदीपन क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इत्यादि परिभाषाएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ली। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, जिसको MSCP भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मीन मतलब माध्य, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, कैंडल पावर मतलब कैंडल शक्ति, जिसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इकाई घनकोण में या फिर पर यूनिट सॉलिड एंगल में जो ल्यूमिनस फ्लक्स हम लोग को प्राप्त होता है, वही हम लोग का कहलाया था कैंडला पावर। ठीक है, अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मीन स्फेरिकल यानी माध्य मान की बात कर रहा है, और किसकी? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। ठीक है, यानी ये कोई गोलाकार क्षेत्र है, तो कोई भी आपका लाइट सोर्स हो सकता है, प्रकाश का कोई भी स्रोत हो सकता है। ठीक, उस प्रकाश स्रोत से जो भी ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त हो रहे हैं, कहां प्राप्त हो रहे हैं? सभी दिशाओं में। ठीक है, यानी गोलाकार में सभी दिशाओं में जो ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त हो रहे हैं, वही कहलाता हम लोग का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, यानी परिभाषा के रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे, किसी भी धरातल पर यदि कोई भी सतह है, ठीक, उस पर जो प्रकाश स्रोत है, उसके द्वारा सभी दिशाओं में जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स प्राप्त हो रहा है, उसका जो मीन यानी औसत मान है, वही कहलाता है MSCP। ठीक है, यानी अगर फॉर्मूला पे हम लोग लिखें तो हम लोग को मिलेगा क्या? MSCP इज इक्वल टू टोटल ल्यूमन, ठीक, अपॉन में 4 पाई कुल हो गया। ठीक है, सभी दिशाओं का। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसी के बाद आता है मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, जिसको बोला जाता है MHSCP। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MHSCP। ठीक है, यानी मीन हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलाकार है। तो करना क्या है? इसको इसे बांट देना है, आधे भाग में बांट देना। ठीक, तो जैसे ही आधे भाग में बटा, परिभाषा भी चेंज हो जाएगी। अब परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा अर्धगोलाकार, ठीक है, ये क्या है? अर्धगोलाकार में या तो धरातल से ऊपर की ओर या फिर कहां? नीचे की ओर। भाई दो बन रहा है ना अर्धगोला, या तो ऊपर बन रहा है या तो कहां बन रहा है? नीचे बन रहा है। तो या तो ऊपर वाला भाग या तो नीचे वाले भाग में जो आपका ल्यूमन फ्लक्स प्राप्त होगा, वही कहलाएगा आपका MHSCP। यानी परिभाषा से में कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली यहाँ पे गोलाकार था और सभी दिशाओं में था, जबकि अर्ध गोलाकार में क्या है? अर्ध गोलाकार आकृति ली जाएगी, वो बोला जाएगा। और यहाँ पर केवल क्या? या तो नीचे या तो ऊपर की दिशाओं में जो ल्यूमन फ्लक्स हमको प्राप्त हो रहा है, वो कहलाएगा हम लोग का MHSCP। ठीक, तो फार्मूला भी यहीं से चेंज हो जाएगा। MHSCP इज इक्वल टू, देखिए, टोटल ल्यूमन को अलग लिख दिया जाता है, अपॉन में आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक, तो समझ में आया होगा आई थिंक। ये देखिए दोनों हो गया है ना। अब ग्लेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौंध। अब ग्लेयर क्या होता है? परिभाषा इसकी भी आ जाती है। तो चौंध या ग्लेयर है, ये भी प्रकाशी है। ठीक, जब देखिए आप लोग देखते होंगे, जैसे हाई बीम, जो बाइक होती है उसमें एक हाई बीम होता है, एक लो बीम होता है। जैसे ही हाई बीम लाइट ऑन करेंगे, आपके सीधा आंखों पर प्रकाश पड़ना स्टार्ट होता है,
और अगर वो प्रकाश बहुत ही ज्यादा है, यानी वो ऐसा है कि हम उस प्रकाश में अपनी आंखें ना खोल पाए, ठीक, तब वही प्रकाश हम लोग को क्या कहलाएगा, ग्लेयर या फिर चौंध कहलाएगा। मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें हमारी आंखों को अवांछनीय कष्ट हो, मतलब जो हम कष्ट नहीं चाहते तभी वहां पे हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लेयर कहा जाता है। इसके भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो शादी वादी में देते हैं ना वीडियो कैमरा वाले, अगर अचानक से आपके सामने ऑन कर दिया जाए, ठीक है, फ्लैश लाइट आपके मोबाइल वाली जल्दी से ऑन कर दीजिए आपके आंख के सामने, तो क्या होगा, आंख को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको जो प्रकाश है वो कहलाएगा ग्लेयर या फिर चौंध, ठीक। तो होता क्या है, ग्लेयर को कम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ग्लेयर को कम करने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात ये है कि जो ये प्रकाश है, ठीक है, ये बहुत अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक ना पहुंचे तो हमको चौंध का आभास नहीं होगा, ग्लेयर हम लोग को महसूस नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पर्दे लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो दीवार का रंग वो इस प्रकार से हो कि अगर वहां पे लाइट सोर्स लगा है तो उसका प्रकाश हर दिशा में फैले, ऐसा ना हो कि वहां से टकराने के बाद इतना ज्यादा हो जाए कि हमारी आंखों पर वो कष्ट देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग में भी खोलेंगे तो वहां पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट को इस प्रकार से सेट करते हैं हम लोग कि हम लोग का जो ग्लेयर है, ये चौंध है, वो उतना ज्यादा ना हो और हमारी आंखों को कोई भी कष्ट ना होने पाए, ठीक। तो दीवारों का रंग चेंज करके, यानी उसको एडजस्ट करके, फिर पर्दा लगा करके, इन सब चीजों की सहायता से हम लोग चौंध को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ग्लेयर की बात कि जो आंखों को अवांछनीय कष्ट उत्पन्न होता है अत्यधिक प्रकाश के कारण, वो कहलाता है ग्लेयर, ठीक। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये काफी बार पूछा गया है एग्जामों में, लैंप दक्षता, लैंप दक्षता, ठीक। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था यूटिलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लैंप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लैंप होगा। लैंप इफिशियंसी की बात की जा रही है कि लैंप इफिशियंसी क्या होती है। तो लैंप की जो इफिशियंसी है वो कुछ अलग नहीं, इफिशियंसी तो हर जगह एक ही होती है। क्या फार्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी का फार्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया। अब यहाँ पे लैंप की इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो लैंप का जो इनपुट पावर है वो देख लें क्या है, और जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, उन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा हम लोग का लैंप दक्षता या फिर लैंप इफिशियंसी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि लैंप कौन सी पावर ले रहा है, इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर ले रहा है, भाई इफिशियंसी का फार्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब इनपुट पावर की अगर बात करें तो लैंप इनपुट पावर ले रहा है कौन सी, इलेक्ट्रिकल पावर ले रहा है, ठीक। और हम लोग को आउटपुट में क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, दैट्स मीन लाइट एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है, वैसे अगर आपसे दक्षता की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि दक्षता का मात्रक नहीं होता, परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हैं उसको, ठीक। इसे मोटर की दक्षता का मतलब क्या, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, बता देंगे, ठीक है, कि 50%, 60%, 70% हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो लैंप की दक्षता है इसका मात्रक होगा, क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर किसमें मेजर की जाएगी, वाट में, ठीक। फिर प्रकाश की मात्रा, तो हम लोगों ने पढ़ा था एकांक क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा, ठीक है, वो क्या कहलाया था, प्रदीपन कहलाया था, यानी प्रदीपन कहलाया था ना, E इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। ये जो प्रकाश आ रहे हैं एकांक क्षेत्रफल में, तो प्रकाश, जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसको क्या बोला गया था, ल्यूमन फ्लक्स। ये जो प्रकाश है किसमें मापा जाएगा, ल्यूमन में मापा जाएगा, ठीक है। तो मात्रक निकल के आ जाएगा ल्यूमन प्रति वॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी लैंप दक्षता का मात्रक क्या होगा, ल्यूमन प्रति वॉट हो जाएगा, ठीक। इस पे सब पे जितनी परिभाषाएं पढ़े हैं हम लोग, उस पे सब पे न्यूमेरिकल भी है, वो सब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर यानी परिवर्ती गुणांक या कारक जो भी कह लीजिए। तो फैक्टर तो याद करना ही है। फैक्टर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप ये पकड़िए कि आउटपुट अपन इनपुट कर देंगे, हम लोग को फैक्टर मिल जाने वाला है। ठीक, रिफ्लेक्शन फैक्टर की बात कर रहा है, मतलब परिवर्ती कारक की बात कर रहा है। ठीक है, परिवर्तन है क्या, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई यानी आपतित किरण हो गई। ठीक, और यहाँ पर सतह से टकराने के बाद वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, परावर्तित हो गई। बस यही तो है हम लोग का रिफ्लेक्शन फैक्टर। दैट्स मीन हमको करना क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, देखिए अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आया हम लोग के पास रहेगा तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या है, आउटपुट है, और जो टोटल है वो क्या है, इनपुट है। दैट्स मीन अगर हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर का लिखें तो बोलेंगे कि आपतित किरण या आपतित प्रकाश, जो भी बोल लीजिए, आपतित किरण, और ऊपर क्या है, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण और आपतित किरण का जो रेशियो है, अनुपात है, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट, पहले आया, ये कुल आया, फिर यहां से क्या हो गया, आउटपुट में निकल गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोला गया रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो ये रेशियो कहलाएगा रिफ्लेक्शन फैक्टर। चलिए, तो परिभाषाएं काफी छोटी छोटी हैं, लिखने के लिए एग्जाम में आती भी है, सेमेस्टर के एग्जाम में, तो बस समझ लेंगे तो याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, वेस्ट लाइट फैक्टर। अपव्यय प्रकाश कारक कहा जाता है। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि भाई वैल्यू बताओ, समतल क्षेत्र के लिए क्या रहने वाली है, और अगर समतल क्षेत्र नहीं है, मतलब कि नॉन प्लेन है, असमतल है, उसके लिए क्या रहने वाली है वैल्यू। फैक्टर है तो यूनिट नहीं होगी, वैल्यू ही आएगी, मात्रक नहीं होता है लोग का। ठीक है, तो देखिए क्या है, वेस्ट लाइट फैक्टर, नाम से ही है, वेस्ट हो जा रहा है क्या, लाइट, यानी प्रकाश वेस्ट हो जा रहा है। अब प्रकाश का वेस्ट होने का मतलब क्या है, सपोज दैट कि ये छोटा सा कमरा है, ये कमरा है। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब लगा दिए, जरूरत नहीं थी लेकिन उस कमरे में तीन बल्ब लगा दिए। अब होगा क्या, इस बल्ब का प्रकाश यहां से यहां तक पड़ रहा है, सपोज दैट। ठीक, इस बल्ब का प्रकाश यहां से यहां तक, और इस बल्ब का प्रकाश यहां से यहां तक। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये इतना क्या है, कॉमन भाग हो जा रहा है, मतलब इतने एरिया में इस लैंप का भी प्रकाश पड़ रहा है और L2 लैंप का भी प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आगे देखेंगे तो यहां पर भी इतना एरिया क्या है, कॉमन है, यानी कई प्रकाश स्रोत के जो प्रकाश हैं, जब वो ओवरलैप कर जाएंगे तो जो ओवरलैप प्रकाश की मात्रा है वही कहलाएगी हम लोग की वेस्ट लाइट फैक्टर, यानी उतनी लाइट क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। भाई अगर आप L2 को ऑफ कर दोगे, सपोज दैट L2 को ऑफ कर दोगे, तब भी तो यहां तक प्रकाश आपको मिलता ही रहेगा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि आपका जब प्रकाश हो, दो प्रकाश स्रोत थे, ठीक है, उनके प्रकाश जब ओवरलैप करते हैं उसी को कहा जाता है वेस्ट लाइट फैक्टर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट लाइट फैक्टर ये होगी 1.2, जबकि असमतल क्षेत्रों के लिए 1.6, मतलब अगर सरफेस प्लेन नहीं है तो वहां पे 1.6 यानी ज्यादा हो रहा है वेस्ट, और समतल प्लेन के लिए क्या है, 1.2 हो जाएगी। ठीक है, पहले ही बोला गया फैक्टर इसकी यूनिट इसकी नहीं होगी। ठीक, तो समझ में आया होगा वेस्ट लाइट फैक्टर क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेस हाइट रेशियो। सब नाम से ही है, परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी, नाम समझ लीजिए अपने आप मिल जाएगा। स्पेस हाइट रेशियो, ऊंचाई दूरी अनुपात है, दूरी ऊंचाई अनुपात। ठीक है, रेशियो ये क्या है, तो ये कोई लैंप है, जैसे कमरा है ना, सेकेंडरी में ड्राइंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक कमरा लिया जाता है उसकी जो छत होती है वो दूरी 3 मीटर या 3.5 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, हम लोग मान लेते 3 मीटर की छत है या फिर 3.5 मीटर की छत होगी, है ना।
तो अब ये छत हो गई, ठीक। अब एक कमरा है, इसमें एक लैंप यहां लगाना है, एक लैंप यहां लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों जो लैंप हैं दोनों भी प्रकाश देंगे। हम लोग को इस प्रकार से ये एडजस्ट करना है कि यहाँ पे जो वेस्ट लाइट फैक्टर है या रेशियो है वो बहुत ही क्या है, कम से कम हो, क्योंकि तभी हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। अब बगल बगल दो बल्ब लगा दो, उसको कोई फायदा है नहीं, वो प्रकाश क्या होंगे, ओवरलैप ही करेंगे। तो ये जो स्पेस हाइट रेशियो है ये हमको यही बताता है कि कहां पर कितनी दूरी पर बल्ब को लगाया जाए जिससे वेस्ट लाइट फैक्टर का मान क्या हो जाए, कम से कम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए रेशियो बताता क्या है, तो दो लैंपों की जो क्षैतिज दूरी है, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, और सतह से जो लैंप लगाया जाएगा यानी माउंट किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, क्या होगी इसकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जो स्पेस हाइट रेशियो है ये बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप, दो लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी अपॉन में माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप, यानी लैंपों को लगाए माउंट किए लगाने यानी कि जो ऊंचाई है, ठीक, इसका अनुपात ही कहलाता है स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक। इसकी वैल्यू बताई गई कि जो स्पेस हाइट रेशियो है ये 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। जब ये इस रेंज के बीच में रहेगा तब हम लोग का जो लाइट वेस्ट फैक्टर था, ठीक है, यानी अपव्यय प्रकाश गुणांक का मान वो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। यानी दोनों लैंप जो प्रकाश दे रहे होंगे वो दोनों लैंपों का प्रकाश ही यूटिलाइज हो रहा होगा, उपयोग में लाया जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लैंप एक ही स्थान पे प्रकाश को भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्पेस हाइट रेशियो, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर ही यानी उपयोगिता कारक क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर तो उपयोगिता कारक, ठीक है। कारक में मैंने बार बार ये बोला कि आउटपुट मान इनपुट कर लो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उपयोगिता कारक, तो भाई उपयोग क्या करोगे, कोई चीज होगी, ठीक, 100%, तो उसका 100% तो हम यूज करेंगे नहीं भाई, 70% 80% जितना ज्यादा यूज कर पाएंगे उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होगा। बस वही सेम चीज क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है, मतलब टोटल ल्यूमन फ्लक्स, जो हम लोग के पास कुल फ्लक्स थे, अब उसमें से क्या है कुछ भाग ही हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, यानी यहां पे होगा यूटिलाइज ल्यूमन फ्लक्स। ये यूटिलाइज ल्यूमन फ्लक्स यानी उपयोगी ल्यूमन फ्लक्स तथा कुल ल्यूमन फ्लक्स का जो अनुपात होगा उसी को कहा जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी उपयोगिता कारक, ठीक। तो बिल्कुल इजी है, रटना कुछ भी नहीं है, खाली समझना है। उपयोगिता कारक यानी उपयोग किया गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट क्या कुल कितना था उनमें से कितना हम लोगों ने यूज किया वही हम लोग को आउटपुट के रूप में मिला। तो कुल प्रकाश था मान लीजिए 100, हमको मिला कार्यस्थल पर 80, ठीक। तो वही जो रेशियो क्या कहलाया हम लोग का यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाया। भाई जैसे आपका बल्ब है, अब आपने लगाया उसको दीवार पे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे यहाँ पर है, ये सामने लगा हुआ है बल्ब, तो यहाँ पे लगा है कि ये प्रकाश व्हाइट बोर्ड पर दे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस बल्ब का सारा प्रकाश व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, नहीं, वो इस दीवार पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है। तो बस यूटिलाइजेशन फैक्टर यही हुआ कि उस बल्ब से कितना प्रकाश निकला है और हमको कितना यूटिलाइज हुआ है, यानी हमको कितना मिल रहा है, ठीक। ये जो रेशियो है यही कहलाया हम लोग का यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन कोई टफ चीज नहीं है, बस समझना है, इसको समझ के करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा।
चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। इसको बोलते हैं अनुरक्षण कारक या मरम्मत कारक के पास मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। इसको हम लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल पी से। आइए समझते हैं कि मेंटेनेंस फैक्टर होगा क्या। अब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रख रखाव करना, ठीक है। एक होता है रिपेयरिंग, एक होता है मेंटेनेंस। तो रिपेयरिंग का मतलब है कि चीज खराब हो गई है, उसके बाद उसको बनाया जा रहा है, और मेंटेनेंस का मतलब है कि वो खराब नहीं हुई है, उससे पहले ही उसकी मरम्मत कर दी जा रही है जिससे वो खराब ना होने पाए। जैसे गाड़ी की क्या करते हैं हम लोग, सर्विसिंग कराते हैं, वो है क्या, एक प्रकार की मेंटेनेंस ही है, ठीक। तो मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब ये होगा कि जैसे बल्ब है, अब वो लगे उस पे धूल मिट्टी के कण जम जा रहे हैं, तो होगा क्या, जो वो साफ अवस्था में प्रकाश दे रहा था और प्रेजेंट टाइम में अगर उस पे धूल मिट्टी के कण जम गए हैं तो प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस यही जो रेशियो है वो कहलाएगा हम लोग का मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक। देखिए यानी अब फिर से वही आउटपुट अपॉन इनपुट, तो उसके पास इनपुट क्या, कुल कितना था, और आउटपुट मतलब क्या कि वर्तमान में कितना मिल रहा है, यानी जब धूल मिट्टी जमी हुई है तो कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इल्यूमिनेशन, दैट्स मीन जो हम लोग को प्रकाश मिल रहा है, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन इन एक्चुअल कंडीशन, इल्यूमिनेशन इन एक्चुअल कंडीशन यानी वास्तविक दशा में प्रदीपन इस समय कितना है, अपॉन में इल्यूमिनेशन when everything is perfectly clean, यानी जब सभी वस्तुएं पूर्णतया क्या हो, साफ हो, उस दशा में प्रदीपन, ठीक। जैसे क्या, बल्ब साफ है, फिर जिस पर हम पढ़ रहे हैं, और जैसे व्हाइट बोर्ड क्या है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग का, इसी को देखना, तो ये भी अगर बहुत गंदा रहेगा तो क्या प्रकाश हम लोग का प्यूरिफाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो वही बोला गया कि मेंटेनेंस फैक्टर आपका इल्यूमिनेशन इन एक्चुअल कंडीशन यानी वास्तविक दशा में प्रदीपन बटे इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग परफेक्टली क्लीन, यानी जब सभी वस्तुएं पूर्णतया साफ हैं उस दशा में जो प्रदीपन है उसी का रेशियो यानी अनुपात कहलाता है, ठीक। तो मेंटेनेंस फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सब टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं और जेईई का एग्जाम हो या फिर आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, आ सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल ल्यूमेन के बारे में, कुल ल्यूमेन्स के बारे में। इसको हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। यहाँ पर बात की जा रही कुल ल्यूमेन्स की, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा E इंटू ए अपॉन इटा इंटू पी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या दर्शा रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। तो वेयर कैपिटल E जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये क्या है, इल्यूमिनेशन को दिखाएगा, प्रदीपन को दिखाएगा, ठीक। ए एरिया है जहां पे हम लोग को प्रकाश मिल रहा है, एरिया। नीटा क्या था, यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपयोगिता कारक, ठीक। और पी क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर यानी मरम्मत घटक की बात की जा रही है। तो इस पे बेस हम लोग के सवाल या न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या फिर हम लोग का सेमेस्टर के एग्जाम में हो, ठीक है। तो टोटल ल्यूमेन्स 5 बराबर हो जाता है E इंटू ए अपॉन नीटा इंटू पी, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीपन के नियम। प्रदीपन के नियम क्या है, ठीक। तो प्रदीपन से संबंधित हम लोग के पास 2 नियम होते हैं, इन्हीं दोनों नियमों पे हम समझेंगे क्या है। तो अगर ये कोई हम लोग के पास लाइट सोर्स है, यानी जिससे हम लोग को क्या है, प्रकाश प्राप्त होगा, यहाँ पे कोई सरफेस होगा जिसपे हम लोग को प्रकाश मिल रहा होगा, ठीक है।
तो जो इल्यूमिनेशन का पहला नियम है, इल्यूमिनेशन किससे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ई से। तो जो पहला नियम है, इन्होंने कहा कि जो इल्यूमिनेशन है यानी ये प्रदीपन है, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेगा ज्योति तीव्रता पर, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को पढ़ चुके हैं, क्या है, कैंडल पावर में ही। तो जितना यहाँ पे प्रति स्टेरेडियन में ल्यूमिन फ्लक्स मिल रहे होंगे, जितना वो ज्यादा होंगे उतना अधिक हम लोग का क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है, यानी हम लोग लिखे कि ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। ठीक, इसको लिखते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, फिर ये जो लाइट सोर्स था, इससे और जो ये एरिया है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, स्मॉल आर, तो लाइट सोर्स और जो ये सरफेस है जिसपे प्रकाश पड़ रहा है, इसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसकी दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का इल्यूमिनेशन। ठीक, तो ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ये प्रकाश स्रोत है, अभी देखिए इस जगह पे है तो प्रकाश की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम लोग दूर करते जाएंगे, प्रकाश की मात्रा क्या होती, कम होती हुई चली जाएगी। ठीक, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ इस सतह पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसका मान क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो वो घटेगा कैसे, स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जितना आप ये डिस्टेंस बढ़ाते हुए चले जाओगे, उतना ही इल्यूमिनेशन क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो इन्हीं दोनों नियमों को हम लोग एक साथ लिखकर बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आई अपॉन आर स्क्वायर। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक, अपॉन में दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का प्रदीपन का नियम हो गया, जो कि लिखने के लिए आता है सेमेस्टर में कि प्रदीपन के नियम की व्याख्या करिए। तो प्रदीपन के नियम केवल दो हैं, जिसमें पहले में कहा गया कि जो इल्यूमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। और दूसरा नियम है कि इल्यूमिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स और सरफेस के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहीं से हम लोग का एक निकल के आता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। आइए समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक, चलिए